आसिम भाई? ठीक है, शाबाश भाई। नमस्कार कैसे हैं? सर। नमस्कार। आइए सर। नमस्कार। डेली फिट होते जा रहे हैं आप रोजाना। बीजेपी को फिट करने के लिए तो फिट करना पड़ेगा। ये भी ठीक है। क्या बात है, क्या बात है? कॉफी के साथ ठंड में कॉफी तो ठीक है लेकिन करंट नहीं है यहाँ। कॉफी भी तुमका केजरीवाल जी हो रहा है। नमस्कार। सर नमस्कार। ऊपर वाला देख रहा है में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं इस शो में कोई एंकर नहीं होता है। इस शो का मकसद किसी एक विषय पर खुलकर चर्चा करना होता है। आपके चारों तरफ कैमरे लगे हैं जिसमें आपकी हर औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। चर्चा की शुरुआत में हर वक्ता को बोलने के लिए 45 सेकंड मिलेंगे। 45 सेकंड पूरा होने पर एक बजर बजेगा। इसके बाद दूसरे स्पीकर की बारी आएगी। इस तरह सारे स्पीकर्स को 45 सेकंड के अंदर अपनी शुरुआती बातचीत रखनी होगी। पहले कौन बोलेगा ये आपस में ही तय करना है। आज का विषय, क्या सीएम हाउस का मुद्दा चुनाव में केजरीवाल को नुकसान पहुंचा सकता है? एक तरफ से सर आप ही से शुरुआत। देखिए, ये जो सीएम हाउस का जो मुद्दा है ये अपने आप में इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी तक अरविंद केजरीवाल की एक छवि थी। जब 2013 में उन्होंने चुनाव लड़ा था उस वक्त उन्होंने कहा था कि 2 कमरे के फ्लैट में रहना चाहिए मुख्यमंत्रियों को, बड़े बड़े बंगलों में क्यों रहना चाहिए। और अब जब लोग ये देखेंगे कि वही मुख्यमंत्री अपना 33 करोड़ रुपए लगा के अगर खर्च करके बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक जो भ्रम पैदा होता है, कहीं ना कहीं नाराजगी पैदा होती है। तो इसलिए थोड़ा नुकसान तो उनको जरूर होगा, लेकिन कोई कहना कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। हाँ, जिस तरीके से पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद उस बंगले को छोड़ा, तो इसका मतलब उनको भी इस बात का एहसास है कि इससे उनको नुकसान हो सकता है। सर शुरुआत कीजिए। एक तरफ देखिए, से सब। ये मुद्दा हमें लगता है कि ये मुद्दा बहुत ज़्यादा जनता को नहीं ये करेगा, इसलिए कि पहले भी लोगों ने देखा है जब 2 करोड़ सूट आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वो चर्चा में आया था, तो अब बीजेपी जिस सवाल को लेकर के केजरीवाल जी पर उठा रही है इस विषय को, तो फिर तो आईना सामने उनके ऊपर भी आ रहा है, उनके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये मुद्दा हमें लगता है जनता को बहुत ज़्यादा ये नहीं प्रभावित कर सकता है। जनता मुद्दे पर ही करेगी, रोटी कपड़ा मकान रोजगार स्वास्थ्य शिक्षा क्या काम हुआ इसी पर वोट करती है। और यही वोट का मुद्दा का असली दिल्ली का रहेगा। केजरीवाल जी कहते थे न बंगला न गाड़ी और कर ली शीश महल की सवारी। इन्हीं का नाम है केजरीवाल। यही बार बार जिस तरह से ये झूठ बोलते हैं, नैतिकता की दुहाई देते हैं और नैतिक राजनीति की और एक नई राजनीति की जो बात करने वाले थे, यदि इस तरह शीश महल की बात उनकी प्रकाश में आई है और निश्चित तौर पे इसी कारण किसी न किसी तरह से वो चाहते हैं कि इससे जान बचाए और मुद्दों को भटकाए। याद कीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा क्या देश में नहीं रहा और उसके नतीजे आए, 400 पार वाले 240 पर आए। उसी तरह शराब घोटाले का भी हम लोग को हानियां उठानी पड़ी जब शराब घोटाले की बात लोकसभा में आई। और शीश महल का भी मुद्दा जो है, नैतिकता की राजनीति जो करते हैं उन पर भारी पड़ेगा। 8 तारीख को ये जो शीश महल की सवारी है उनके लिए बहुत ही दुखद होगा। इस दुनिया में जितने भी राजाओं ने अपने शीश महल जनता की लाशों पर खड़े किए, आखिर में उनका सर्वनाश होना तय है। इस देश में जब कोरोना में दिल्ली वालों की लाशें बिछ रही थी, हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारे माता पिता, पड़ोसी, आसपास वाले जिनको बिजली, पानी, गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन, बेड, डॉक्टर,
हॉस्पिटल, बेसिक अनाज नहीं दे पा रहे थे अरविंद केजरीवाल, उस समय अपने बैठकर वो शांति से अपने 4-4 लाख 5-5 लाख के जकूजी और टॉयलेट्स बनवा रहे थे, 1-1 करोड़ रुपए का सिल्क का जो है कारपेट बनवा रहे थे। जनता जब मर रही थी, जनता की जब लाशें गिर रही थी, उस समय एक राजा जब अपना घर अगर बनवा रहा है तो माफ कीजिए वो शीश महल उसी के लिए कब्रगाह एक दिन जरूर बनेगा। और इस बार दिल्ली की जनता इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती और समझती है कि दिल्ली के साथ धोखा हुआ है। देखिए, जब आपके पास ना तो चेहरा हो, ना नैरेटिव हो, ना आपके पास कोई एजेंडा हो, तो ये उठपटांग की बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन बात यहां पर अगर घर की करें तो वो सरकारी घर है, पीडब्ल्यूडी ने बनाया है। और उसके बाद भी अगर जो सो कॉल्ड शीश महल की बात कर रहे थे तो हमारे नेता संजय सिंह जी और सौरभ भारद्वाज जी ने तो पूरी मीडिया को लेकर के वहां पर गए थे कि हम दिखाते हैं कि शीश महल सो कॉल्ड में क्या है। तो इसी तरीके से हम राजमहल भी देखने के लिए गए थे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बात कर रहे हैं तो 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में चलते हैं, 2700 करोड़ का घर बनवा रहे हैं, और जो है सो हजारों स्पेयर शूज है उसके अंदर में, सिंहासन है उसके अंदर में। तो राजमहल भी दिखाते, लेकिन इन्होंने दिखाने नहीं दिया। केवल और केवल झूठ की राजनीति करते हैं। वो झूठ का जो है सो पर्दाफाश ना हो जाए, इसके लिए इन्होंने पुलिस लगा दी और दिखाने नहीं दिया। देखिए, मैं पॉलिटिकल फिगर तो हूँ नहीं, तो पॉलिटिकल एनालिसिस तो किसी भी सब्जेक्ट पे ले नहीं सकता, मगर इतना मुझे पता है कि इससे नुकसान होगा कि नहीं ये कहना मुश्किल है, बट फ़ायदा नहीं होगा इसका कोई। अब हिंदुस्तान के जो पुराने लीडर थे उनकी अब वैल्यूज़ फॉलो नहीं होती हैं। अब जब महात्मा गांधी थे, हमेशा चाहते थे कहीं भी गए कि कभी हरिजन कॉलोनी में रह लिए या कहीं ऐसी जगह पे रह लेते थे। जवाहरलाल नेहरू वगैरह भी हालांकि इतने अच्छे घरों से पैदा हुए थे, इतने उनके अमीर घरों से थे, फिर भी वो सादगी की ज़िंदगी इस्तेमाल करते थे। मगर इंडिपेंडेंस के बाद थोड़ा सा नज़रिया लोगों का बदल गया है, तो इसका कितना असर इलेक्टोरेट पे पड़ेगा ये तो 5 फरवरी को पता चलेगा या 8 को पता चलेगा जब रिजल्ट निकलेंगे। मगर इसका ये श्योर है कि फ़ायदा नहीं होगा कुछ इनको। नहीं, अभी कह रहे थे नैरेटिव नहीं है दिल्ली में। ऋतुराज जी नैरेटिव है नहीं। कचरा आपने मुक्त कर दिया, ये नैरेटिव है। इतने बड़े कचरे के पहाड़ खड़ा कर दिए, ये नैरेटिव है। बस में किसी को जगह नहीं मिल रही है, ये नैरेटिव है। देश में जिस तरह से पानी, बिजली, सब पर आपने दिल्ली में प्रतिबंध लगा दिया, गाड़ियों पर प्रतिबंध लोग झेल रहे हैं, ये नैरेटिव है। लोगों की जान जा रही है, ये नैरेटिव है। इस तरह की चीजों पर आप काम करने के बजाय आप जो है शीश महल पे आगे बढ़ रहे हैं। सबको दिख रहा है कि भ्रष्टाचार के मुक्ति के लिए जो आंदोलन शुरू करके आप आए थे, आशुतोष सर बैठे हुए हैं, ये भी उस दौर में आप भी कहीं ना कहीं उस भ्रष्टाचार के मुक्ति के लिए आप आगे बढ़े थे। क्या हुआ भ्रष्टाचार पर? क्या खेल किया अरविंद केजरीवाल ने? भ्रष्टाचार युक्त हो गए और पूरा दिल्ली और पूरे दिल्ली वासियों को कहीं ना कहीं आज जो है जो झूठे सपने दिखाए थे और झूठ बोले थे, वो झूठ का पर्दाफाश अब हो रहा है। वही शीश महल है, उस शीश महल से पर्दाफाश हो रहा है। किस तरह इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का घोटाला इन लोगों ने किया, इन पर भी बात आई, हम लोगों ने इनकी भी कार्रवाई की बात की। आपके शीश महल पर कोई जवाब नहीं है ऋतुराज जी, आपके पास रियल में जवाब नहीं है। जवाब दीजिए आप। देखिए, इस देश में अगर कोई काम की राजनीति करता है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। झूठ। अगर इस देश के अंदर में कोई काम के नाम पर वोट मांगता है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। और जनता को कोई चीज चाहिए तो काम चाहिए। और हम तो एक ही बात बोलते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल जी जो कि काम की राजनीति करते हैं, काम के नाम पर वोट मांगते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं भाई 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं दिल्ली के अंदर में, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, आप 400 यूनिट दे दो। अगर अरविंद केजरीवाल जी अगर उन्होंने स्कूल अच्छे कर दिए तो आप उससे ज्यादा अच्छे स्कूल कर दो। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने 530 मोहल्ला क्लिनिक बनाया है तो आप 5000 मोहल्ला क्लिनिक बना लो। अगर अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पर में फ्री बसेस दे रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जी के पास बस है तो वो बस फ्री कर रहे हैं, आपके पास ट्रेन है तो आप महिलाओं के लिए ट्रेन फ्री कर दो, किसने रोका है? अगर अरविंद केजरीवाल जी बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा करा रहे हैं तो आप उससे ज्यादा तीर्थ यात्रा कराओ। अगर अरविंद केजरीवाल जी महिला सम्मान योजना की बात कर रहे हैं 2100 रुपया, तो आप 5100 रुपया दे दो। अगर अरविंद केजरीवाल जी आज जो है सो संजीवनी योजना की बात कर रहे हैं, सबके लिए काम करने की बात कर रहे हैं, पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति का भला हो उसके लिए काम कर रहे हैं, तो आप उससे ज्यादा बड़ी लकीर खींच दो। भाई 30 साल से गुजरात में आपकी सरकार है, 20 राज्यों में आपकी सरकार है, तो आप जो है सो हमसे काम का मुकाबला करिए और 20 राज्यों में ये जो जनहित की सुविधाएं हैं वो ज्यादा दे दीजिए। कौन रोक रहा है आपको?
आप भी दे दीजिए, कांग्रेस वाले भी देते, समाजवादी पार्टी वाले देते। जनहित की सुविधाएं हैं कहाँ यहाँ पर? आशुतोष जी, आपने वो खट्टा मीठा फिल्म देखी है कि नहीं देखी अक्षय कुमार की? उसमें ना एक जॉनी लीवर का किरदार है, वो बहुत ही शानदार किरदार है। वो जॉनी लीवर जो है, वो रोड रोलर खराब हो जाता है, उसको ठीक करने आता है। अक्षय कुमार कहता है ठीक कर दो इसको, कहता है अभी ठीक करके देता हूं। दिल्ली वालों ने इनको बुलाया था कि भाई स्कूल ठीक कर दो, कह रहे अभी ठीक करके देता हूं। उन्होंने कहा पानी ठीक कर दो, कह रहे अभी ठीक करके देता हूं। फिर उन्होंने कहा एक काम करिए, हवा ठीक कर दो, क्या अभी ठीक करके देता हूं। फिर उन्होंने कहा एक काम करिए, भ्रष्टाचार मुक्त कर दीजिए, कह रहे अभी ठीक करके देता हूं। कह रहे नेताओं को गाड़ी लेना बंद कराइए, कह रहे अभी ठीक करके देता हूं। कह रहे मुख्यमंत्री घर नहीं बनाएगा, कह रहे अभी ठीक करके देता हूं। जनता आज पूछ रही है 2025 में कि ठीक हो जाएगा कि नहीं, कहता इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। मतलब अभी ठीक करके देता हूं, अभी ठीक करके देता हूं, अभी ठीक करके देता हूं। और अब अंत में हालत ये हो गई है कि नहीं गारंटी नहीं ले सकता। अरे सब कुछ इसी में हो गया। ये कहता है स्कूल, इन्होंने 2400 स्कूल, 193 स्कूलों में 2400 कमरे बनाए, 1300 करोड़ का घोटाला। इनसे कहा था कि भाई इस प्रदेश में मोहल्ला क्लिनिक या फिर हेल्थ व्यवस्था बेहतर कर दो। हर किसी मोहल्ले में जो है जनता के घर के सामने जो है शराब की दुकान खोल के बैठ दी। खैर वो किया, वो भी वापस ले गए, उसको छोड़ो। फिर इन्होंने कहा कि नहीं हम यहां पर हवा साफ कर देंगे, गारंटी है हम ये अभी ठीक करके दे देंगे, वो भी वापस कुछ नहीं कर पाए। फिर उसके बाद बोलते वो 2100 रुपए देंगे हम महिलाओं को, हमें बड़ी फिक्र है महिलाओं की। जनता ने पलटकर सवाल पूछ लिया कि भैया ठीक है 2100 दे देना, वो 1000 रुपए जो 2021 में पंजाब में प्रॉमिस किए थे वो दे दिए क्या? कहते नहीं, उस 2100 रुपए के लिए भी, 1000 रुपए के लिए भी जो दिल्ली में पहले प्रॉमिस किया था, बजट में प्रावधान किया 2700 करोड़ रुपए का, 7500 करोड़ से ज्यादा का, तो उसमें बजट चाहिए। जनता को गुमराह मत करिए, और एक आपके लिए भी है वही ना, इसलिए ये बराबर में सोफे में बैठ के जो आपस में जो ये नोरा कुश्ती करते रहते हो, जरा चंडीगढ़ में करो ना जाके। नहीं हर जगह साथ में खड़े। तो मैं ये सुन रहा हूँ आजकल अरविंद केजरीवाल जी रोजाना राहुल गांधी के घर के दरवाजे के सामने डेली खड़े हैं। ये 15 लाख वाला भी आ गया क्या? नहीं बिल्कुल नहीं आया। और बुलेट ट्रेन भी आ गया? हाँ बिल्कुल बन रही है, बन रही है। तो कब का आ गया? लेकिन कब चढ़ के गए आप? सवाल हम पे आप गए थे क्या? शुक्र मानिए, बुलेट ट्रेन पर चढ़े थे? नहीं हम चढ़ाएंगे। दिल्ली में अपराध मुक्त होना था, हम जरूर अपराध मुक्त भी हो गया दिल्ली। ओहो, ये तो शायद दिल्ली पुलिस आपके अंडर में है। नहीं बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल है, आपके अंडर में, आप कहिएगा उनके अंडर में, हमारे अंडर। अच्छा ये डीडीए किसके अंडर में? आपस में कवाली हो रही है। आशुतोष जी आप बोलिए, आप बोल नहीं रहे। एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड, बस एक सेकंड। देखिए अब बात आई है काम की। भाई 30 साल से गुजरात में आपकी सरकार है, आज स्थिति ये है स्कूलों की, ना तो टॉयलेट है, ना बिल्डिंग है, ना पढ़ाई है, ना टीचर है। अरे दिल्ली पर और सब एक सेकंड, बहुत सारा इन्होंने वादा दिल्ली पर भी किया है। दिल्ली में 26 साल से ये है ही नहीं, इसीलिए मैं गुजरात की बात कर रहा हूं कि जहां पर है वहां का मॉडल चर्चा कर लेते हैं कि भैया एजुकेशन का मॉडल की अगर आप किया तो था अभी चर्चा जब हम जीत कर आए थे। अरे सुन तो भाई चर्चा तो किया था, सुन लो, मतलब दिल्ली के चुनाव में भी चर्चा गुजरात मॉडल की करनी है भाई। करते उस गुजरात मॉडल पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बन गए, अभी भी गुजरात से आगे निकलिए। नहीं सकते, नहीं दिल्ली पे आना पड़ेगा। जैसे ही सच्चाई दिल्ली में 26 साल से हो ही नहीं, आना पड़ेगा। एक बार सरकार बनी थी, शीश महल, ऋतुराज जी मैंने तो सुना है आप दिन में 3 बार शीश महल जाते थे जब मुख्यमंत्री जी थे। अब बात तो कर लो उस पर। अच्छा चलिए दिल्ली की चर्चा कर रहे हैं। इनके नेता डंकापति नहीं जब गुजरात के चुनाव में शीश महल पर बात नहीं का स्कूल बना, का स्कूल रामलीला मैदान में, एक सेकंड, रामलीला मैदान में दिल्ली में 50 लाख पूर्वांचलवासी रहते हैं, 1750 कच्ची कॉलोनी में आ गया याद। डंकापति रामलीला मैदान में डंका बजाते हुए 5 साल पहले कहते हैं, सुन लीजिए, 5 साल पहले कहते हैं अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले सभी लोगों को पक्का मकान दिया जाएगा, इधर भी आ जानी चाहिए और सबको पक्का रजिस्ट्री देकर नाम दिया गया पीएम उदय योजना। देखिए करेगी, आज तक 5 लोगों को भी पक्का रजिस्ट्री। देखिए एक चीज तो है, आप ले लीजिए, मैं बस एक ही चीज कहना चाह रहा था, मैं बस एक ही चीज कहना चाह रहा था। बात करेंगे जैसे ही ऋतुराज एक एक करके बोल लेते ना, जैसे ही ऋतुराज जी ने नाम लिया होगा रामलीला का मैदान का दर्द तो आपको भी थोड़ा सा हुआ होगा। रामलीला मैदान से निकला हुआ ये जो शीश महल में आकर फट गया, नहीं रामलीला मैदान से निकला था, शीश महल पर आकर फंस। देखिए अगर आप मेरी राय जानना चाहेंगे तो इस बार का जो चुनाव है ना, वो एक मायने में बिल्कुल अपने आप में अजूबा इसलिए है क्योंकि लगभग 11 साल से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार, अगर आप 2013 को भी जोड़ लें तो बीच में कुछ समय के लिए जरूर प्रेसिडेंट रूल था, तो 11 साल के एंटी इनकम्बेंसी किसी भी सरकार के लिए एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी हो जाती। जैसे कि आपने लोकसभा का चुनाव देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकप्रिय हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को 270 सीटें नहीं मिल पाई।
तो बहुत सारे प्रोमिसेस आप करते हैं और उन प्रोमिसेस पे जनता को अगर लगता है कि आपने डिलीवर नहीं किया या आप उस पर खरे नहीं उतरे हैं, तो फिर जनता उसी हिसाब से उस पर एक असंतोष दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि 2013, 2015, 2020 की तुलना में 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो आम आदमी पार्टी के लिए सबसे मुश्किल चुनाव है, सबसे टफ चुनाव है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अगर अपने स्तर पर अगर मजबूती से चुनाव लड़ेगी तो जरूर दिक्कत आएगी। लेकिन अभी मैं तो फिलहाल इस स्थिति में नहीं हूं कहने में कौन जीतेगा कौन नहीं हारेगा, तो ज्योतिषियों का काम है करने के लिए, लेकिन दिक्कत जरूर होगी। और शायद जो 2015 में कामयाबी हासिल हुई थी या जो 2020 में कामयाबी हासिल हुई, उस तरह की कामयाबी शायद इस बार आम आदमी पार्टी को न मिले। आपको क्या लगता है? ऐसा है मैं भी अभी सर मृत्युंजय जी बोल रहे फिर आप, क्योंकि थोड़ा सा नॉन पॉलिटिकल है जी सर। वो ये है कि अगर फ्री बीज ही करने हैं, अगर चीज फ्री देनी है तो इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत क्या? क्यों आपने इतना बड़ा सेक्रेटेरिएट बनाया हुआ है? क्यों आपने इतने एक्सपर्ट रखे हुए हैं? क्यों इतने आपने इंजीनियर रखे हुए हैं? क्या जरूरत है इनकी? जितना बजट बनता है आप सारा बांट दीजिए, बांटने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आजकल तो इन्होंने आसान तरीका निकाल लिया, सबके बैंक अकाउंट हैं, बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है, एक अकाउंटेंट बैठ के सारा दिल्ली का काम कर देगा। सिर्फ फ्रीबीज से जजमेंट अगर आप करते हैं, मैं इन चीज़ों से देखता हूँ कि इतनी बड़ी आपने एडमिनिस्ट्रेशन बनाई है, क्या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन कर रही है? आप उनको फंक्शन करने दे रहे हैं? आप लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं कि ताकि आपके चीफ सेक्रेटरीज या आपके जो सेक्रेटरीज हैं, अब आप एक स्टेटमेंट देते हो, अखबार में आ जाता है कि ये स्टेटमेंट गलत है। अब ये आज तक देखा गया? हमेशा लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। लीडरशिप वो होता है, लीडर वो होता है जो कि नीचे वालों को सिर्फ डरा धमका के नहीं, मैं इसको सस्पेंड कर दूंगा, मैं उसको सस्पेंड कर दूंगा, मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगा। ये तो कोई भी कर सकता है। आप लीडरशिप प्रोवाइड करिए। तो सबसे बड़ा फेलियर मेरे मुताबिक इस गवर्नमेंट का ये रहा है कि आपने प्रॉपर लीडरशिप ब्यूरोक्रेसी को नहीं दी, और ब्यूरोक्रेसी के साथ लड़ाई झगड़ा आप करते रहे, उसको एलजी और बीजेपी के साथ कंपेयर करते रहे। आप ये देखिए, ज्यादातर ब्यूरोक्रेट जो हैं जब यूपीएससी से या किसी डिफिकल्ट एग्जाम से आए हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं उनको सेलेक्ट किया गया। तो जब आगे पॉलिटिसाइज हो जाते हैं थोड़े ब्यूरोक्रेट में, ये डिनाई नहीं करता हूँ, बट बाय एंड लार्ज नहीं होते लोग। अब आपके इश्यूज हैं इतने बड़े, जहाँ जमुना की क्लीनिंग है, ये बहुत बड़ा टेक्निकल इशू है। अब आप ये देखिए कि जब भी बारिश आती है दिल्ली में पानी फैल जाता है। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल इशू है। तो टेक्निकल बंदों को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने दीजिए ना। अगर उनको मान लीजिए 10 करोड़ रुपए चाहिए हैं एक काम करने के लिए, उनको दीजिए ना ये पैसे। अब आप हर चीज आप कहेंगे जी मैं जिस तरह कहूंगा वही होगा। तो इसमें इस गवर्नमेंट की मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, दैट्स ऑल। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। एजुकेशन की इतनी बात हो रही है, मुझे याद है जब मैं चीफ सेक्रेटरी था तो 10th का रिजल्ट 29% था। ये मैं बात कर रहा हूँ 2000 से पहले की। 2013 में ये रिजल्ट बढ़ के 97% हो गया। तो आप ये देखिए वो इम्प्रूवमेंट है, क्या इम्प्रूवमेंट है कि 92 रह गया। तो अगर जज करना है तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेसिस पे जज करिए किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी ब्यूरोक्रेसी को। इसमें एक इशू ये भी है ना, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो है वो एक तरीके से ज्वाइंट गवर्नमेंट है। 3 मसले ऐसे हैं, लैंड, लॉ, पब्लिक ऑर्डर, वो दिल्ली सरकार के पास नहीं है, वो केंद्र सरकार के पास है। तो जब तक दोनों कोऑपरेशन में काम नहीं करेंगे तब तक अकेली कोई सरकार यहाँ काम नहीं करेगी। मान लीजिए अगर दिल्ली सरकार को हॉस्पिटल बनाना है तो डीडीए के पास जाना पड़ेगा, और अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं है तो भी उसका नुकसान होगा। तो मुझे लगता है दोनों की कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदारी बनती है। ये तो सर सबसे बड़ा सवाल है। जब से 10-11 वर्षों से केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी, तो उनका तो जहां जहां जिन जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं, तो उन्होंने सहयोग के बदले क्या किया? उनको डिस्टर्ब किया। जांच एजेंसियों के माध्यम से हो चाहे जिस रूप में हो, सहयोग तो किया नहीं। अगर उस राज्य का विकास, मान लीजिए किसी भी राज्य में, बंगाल में ममता दीदी हैं या जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, वहां अगर केजरीवाल जी को आज बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, शिवम जी, की नहीं कुछ किया, और मान लीजिए नहीं कुछ किया, तो केंद्र सरकार ने क्या किया? अगर आप कहेंगे जो वादा था पूरा नहीं किया, तो मोदी जी का वादा गारंटी क्या हुआ? 15 लाख खाते में आएंगे, महंगाई पर क्या हुआ, 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष देंगे। तो बीजेपी अगर सवाल खड़े करेगी तो फिर बीजेपी की अगर एक उंगली उठाएगी तो 2 उंगली बीजेपी के, 4 उंगली बीजेपी की तरफ उठेगी। तो जनता का जो आपने कहा सर, जनता का भलाई इसी में है। जनता
का भलाई अगर सोचेंगे तो सरकारों को विपक्ष के साथ मिल करके, यही रहा है हमारा देश का, जहां जहां विपक्ष की सरकारें होती थी एक दूसरे से मिलकर के केंद्र सरकार राज्यों को सहयोग करती थी और वहां पर विकास होता था। अब तो सहयोगी दल भी हमारे बिहार में देखिए एनडीए की डबल इंजन की सरकार की बात करेंगे, लेकिन आज तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, विशेष पैकेज तक नहीं दिया। लेकिन बात करेंगे कि हम क्या किए, जब पूछिएगा। आप बिहार से है ना जी, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, 10 सेकंड सुनिए जरा इसको। व्यवस्था किसी राज्य के अंदर कहीं नहीं है जो आप दिल्ली के आप कुछ ज्यादा नहीं, तो प्रधानमंत्री की काम सुना दें। सुनाने वाला बंद कीजिए, सुनाने वाला बंद कीजिए, आप बोलिए ना, ये डाइवर्ट कैसे आप बोलिए। अब हम बोलना सुन लीजिए, आप उन्होंने क्या आप बोलना सुन लीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लड़ने लग गए, आदरणीय नीतीश जी लड़ने ने लग क्या गए, कहा था लड़ने वो लग गए, लड़ने लग गए। जेडीयू का मतलब है तो बोल रहे ना, जनता का दमन उत्पीड़न। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा सरकार बनाना था। अब सुनिए, ये कह रहे हैं कि 500-500 रुपए लेकर यूपी के बिहार के लोग यहाँ पर आ जाते हैं और सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं। अब हम तो कह रहे हैं गलत, सुन तो लीजिए, हम कह रहे हैं गलत, लड़ क्यों नहीं, सुन लीजिए ना, लेकिन हाँ गलत है ना, सुन तो लीजिए पूरा। इनके मकान बनाए हम, इनका शीश महल बनाए हम, इनके टॉयलेट साफ करे हम, इनके रिक्शा चलाए हम, इनकी बसेस चलाए हम, इनके बच्चों को स्कूल आकर लेकर जाए हम, यहाँ पर सारा राज्य चलाए हम, और ये हमें गाली दे रहे हैं और आप सुन रहे हैं यूपी बिहार को गाली दे रहे हैं और सुन रहे हैं। ये यूपी और बिहार को अरविंद केजरीवाल गाली दे रहे हैं, शीश महल पर सवाल कैसे खड़े कर सकते हैं? जवाब दीजिए ना, गलत आप भी अपना बताइए ना। राज्य चलाए हम, इनका घर चलाए हम, इनके बच्चे चलाए हम, हॉस्पिटल चलाए हम, और ये गाली दे हमें। दिल्ली के लिए आपने क्या कर दिया? दिल्ली किसी के आप बताइए, आपने कितना हॉस्पिटल बनाया? सब की है। आपने कितना स्कूल बना दिया? बताइए क्या आपने कोरोना में क्या किया? आप पूछ रहे हैं राज्य सरकारों से, अभी आशुतोष जी ने क्या कहा? अरे सुनने की क्षमता रखिए, बताते हैं क्या सरकार पूरी तरह से ये भी तो नहीं है। सुनना क्यों नहीं चाहते, क्या किया आपने? क्या सुनेंगे भाई? बताते हैं क्या किया, चलिए बताते हैं क्या किया, बताते हैं क्या किया। इसी दिल्ली में पिछले 35 साल से 2 कैंपस है, 2 कैंपस की नींव रखी। अब इसी दिल्ली में वीर सावरकर कॉलेज खोलने जा रहे हैं, इसी दिल्ली में आरटीएस प्रोजेक्ट बनाया, इसी दिल्ली में पेरिफेरल हाईवे बनाया, इसी दिल्ली में किसानों के लिए वो योजना नहीं लगाने देते, इसी दिल्ली में आयुष्मान यूपी बिहार हमारे ही बच्चे तो लीजिए। गोवा के मुख्यमंत्री कौन था? अच्छा, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? गोवा के मुख्यमंत्री कौन है जो बिहारियों को गाली देता है? राज ठाकरे कौन है जो बिहारियों को गाली देता है? उसको किस पार्टी में है राज ठाकरे? नहीं, ये बिहारियों की बात कर रहे हैं, जरा सुन लीजिए, 2 सेकंड सुनिए। ये जो गोवा की बात, गोवा में कौन था मुख्यमंत्री उनका? क्यों गाली दे रहा है? और आपसे भी कहेंगे, अरविंद केजरीवाल जी बिहार और उत्तर प्रदेश पूर्वांचलियों के नाम पे यहाँ मुख्यमंत्री बने थे। इतना अपमान करिएगा आप लोग? बोलने दीजिए, आइए ना, आइए, मैंने जवाब दीजिए। पूर्वांचलियों पर क्षमा मांगिए, पूर्वांचलियों पर जो अरविंद केजरीवाल ने कहा आप बिहारी हैं, आप क्षमा मांगिए, सबको क्षमा मांगिए। हाँ, बोले दिल्ली के अंदर में पूर्वांचल के लोगों को अगर किसी ने सम्मान देने का काम किया है, झूठ। हम जैसे, एक सेकंड, झूठ। हम जैसे मास्टर के बेटे बेटियों को, 1 दर्जन से ज्यादा बेटे बेटियों को विधानसभा पहुंचाने का काम किया, टिकट देने का काम किया। एक सेकंड सुनो, विधायक बनने से आप विधायक बन गए और आप गाली सुनेंगे? एक सेकंड सुनो, क्या हम गाली आपसे सुने? बात तो सुनो, आपसे गाली सुने? बात सुनो। अरविंद केजरीवाल बिहार और उत्तर प्रदेश पूर्वांचलियों को गाली देंगे, मान सम्मान पर क्वेश्चन लगाएंगे। आप विधायक बन गए तो हो गया, सारे बिहार का हो गया सम्मान। आप विधायक बन गए, सम्मान बीच में मैं बोला था, क्या बात कर रहे हैं? चलिए सही बात बोलिए। अरविंद केजरीवाल ने गलत बोला, 1 दर्जन से ज्यादा बेटे बेटियों को विधानसभा पहुंचाया। इतना ही नहीं किया, सबसे बड़ा पर्व छठ महापर्व की रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे 1200 से ज्यादा छठ घाट बनवाए। इतना ही नहीं है, शीला जी ने दिया था, पूर्वांचल के शीला लोग जिस दीक्षित ने कच्ची शुरुआत कॉलोनी की में थी, रहते हैं, 1750 कच्ची कॉलोनियों में पहली बार किसी ने बुनियादी सुविधाएं देने का काम किया। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, इनके मदन लाल खुराना ने क्या कहा था? मदन लाल खुराना जी ने कहा था कि बिहारी लोग दरी उठाते हैं। इनके जो है सो राष्ट्रीय, इनके सुलझे राज्यसभा मेंबर विजय गोयल
क्या बोले राज्यसभा के तो अंदर गोवा में वाले भी कि बिहार बहुत कुछ उत्तर बोल गए प्रदेश थे के लोगों इनके, को नहीं रोका गया तो भाजपा दिल्ली वालों के। स्लम बन जाएगा। लेकिन मैं इनके आपसे नेता, पूछ रहा हूं, इनके आप नेता, जवाब राष्ट्रीय दीजिए नेता कि नड्डा जी आपके क्या लोगों ने बोले गाली दिया, कि वो सही है बिहारी क्या? लोग रोहिंग्या नहीं, होते हैं, आपके लोगों ने जो गाली दिया बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लोगों को, मैं एक चीज पूछना चाहता अरविंद हूं। केजरीवाल एक खुद सेकंड, गाली दे रहे हैं, एक सेकंड, क्या ये सही है? एक सेकंड रुकिए। इसको समर्थन करते अभी हैं आप, भाजपा ने- क्योंकि आप विधायक अभी हो गए। भाजपा ने सर लानत है ऐसे विधायकी पर आशुतोष जी, आपके, आशुतोष यदि विधायक आप होकर अभी के भाजपा ने और इसी पर अपना सम्मान समझ रहे हैं। नहीं, बिहार के लोगों को गाली तक दिया जा रहा है और ये सम्मान दे रहे हैं, गाली आप दे रहे हैं। लीजिए, उठिए, लीजिए, 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 अजय जी, आइए लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ। बिहार के लोगों का यूपी के लोगों का सम्मान नहीं करेंगे। भाजपा अरविंद केजरीवाल ने अपमान किया है, अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों के साथ के मान सम्मान पर क्वेश्चन लगाया है। बेशर्म आदमी है अरविंद केजरीवाल जो इस तरह से बात किया। चलिए हम इसके पूरी भर्त्सना करते हैं। चलिए आप बोलिए, विधायक जी बोलिए। 29 लोगों की लिस्ट भाजपा ने जाहिर करी, अभी जो डिक्लेयर किया 29 लोगों का। 29 में से आशुतोष जी एक भी पूर्वांचल का कैंडिडेट नहीं दिया, एक भी पूर्वांचल का। पूर्वांचल के उम्मीदवारों को आम आदमी पार्टी देती है, केजरीवाल देते हैं। 1 दर्जन से ज्यादा, 4 दर्जन से ज्यादा निगम के अंदर में दिया। इनके नेता रमेश पिधूरी, इनके ही पार्टी के पूर्वांचल के नेता चंदन कुमार को, जो कि पार्षद है, इन्हीं का पार्षद है, दौड़ा दौड़ा के मारता है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, उसको सांसद का टिकट देते हैं, उसको विधानसभा का टिकट देते हैं। और ये भाजपा पूर्वांचल के लोगों के सम्मान के बारे में बोलेंगे, ये इनको शर्म आनी चाहिए। अब रुकिए, मतलब 1 दर्जन लोगों को अगर टिकट दे दिया तो करोड़ लोगों की बेइज्जती करने का सर्टिफिकेट आ गया क्या? कोई बेइज्जती नहीं मतलब करी है। बीच में मत बोलिए। हम 500 रुपए लेकर आ जाते हैं दिल्ली में। दिल्ली अरविंद केजरीवाल की है, उनके खानदान की है या किसी की है? दिल्ली सबकी है। यहां पर अगर वो कहते हैं कि 500 रुपए का टिकट लेकर यहां पर यूपी बिहार के लोग आ जाते हैं और इलाज करवाकर फ्री चले जाते हैं, तो ये गलत है। अगर वो ये कहते हैं कि यूपी बिहार के लोग दिल्ली पर बोझ हैं, तो ये गलत है। अगर वो कहते हैं कि मेट्रो में अगर हम मेट्रो फ्री कर देंगे तो यूपी और बिहार के लोगों से बोझ बढ़ जाएगा, तो ये गलत है। अगर वो कहते हैं, अमानतुल्लाह खान यहां पर खासतौर पर, कि यूपी बिहार के लोग जो है दिल्ली की संस्कृति का सम्मान नहीं करते, तो ये गलत है। और अब सुनिए बात, यहां पर पूरी दिल्ली चलाते हैं वो लोग जिन लोगों का आप दिन रात अपमान कर रहे हैं, जिन लोगों को रोजाना गाली देते हैं, जिन लोगों को रोजाना इस तरीके से अपमानित करते हैं आप। ये एक दिन में राज्य ठप होने वाली स्थिति में आ जाएगा अगर इस तरह की स्थितियां बनेगी। विषय साफ है, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। पूर्वांचलियों ने आज आपका ऑफिस घेरा है, घर घेरा है, कल घेरेंगे आपको भी, क्योंकि जवाब आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वोट के समय पर इस तरह की बातें करें और वैसे रोजाना गाली दे पूर्वांचलियों को, उत्तर प्रदेश वालों को, बिहार वालों को। देखिए, इस मामले में जहां तक पूर्वांचलियों का प्रश्न, हम सारे लोग पूर्वांचल के रहने वाले लोग हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी पार्टी ऐसी जो अछूती है। मुझे तो शीला दीक्षित का भी बयान याद है, मुझे तो रमेश बिधूड़ी का भी बयान याद है, मुझे तो और लोगों का भी बयान याद है। लेकिन सवाल क्या है कि इस चुनाव के अंदर क्या पूर्वांचलियों के इस तरीके के बयान से क्या चुनाव पलटेगा? असली सवाल तो यह है ना कि भाई रोटी कपड़ा मकान, उस पर सरकार ने क्या डिलीवर किया है, यह महत्वपूर्ण सवाल है। और उसी पर मुझे लगता है चुनाव होनी चाहिए, बशर्ते इसके कि कौन किसी महिला का अपमान कर रहा है, मुख्यमंत्री जी का अपमान कर रहे हैं, या वो पूर्वांचलियों के बारे में क्या बातचीत, वो बड़े मुद्दे मुझे अरविंद केजरीवाल हमारे आपके लिए उन्होंने डिलीवर किया है। देखिए, मैं भाजपा का प्रवक्ता होने के नाते उमेश जी ने बहुत अरविंद केजरीवाल की तारीफ करना चाहता हूं। एक सेकंड में अरविंद केजरीवाल जी की एक सेकंड में तारीफ करना चाहता हूं। एक बात ठीक है, उन्होंने डिलीवर किया है। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री होते हुए दिल्ली में अपना एक वादा तो पूरा किया है। आपने कहा रोटी कपड़ा मकान पर कौन डिलीवर, मकान पर डिलीवर किया है सर उन्होंने, मकान पर बराबर डिलीवर किया है। सीधा 80 करोड़, 100 करोड़ क्वीन विक्टोरिया के बाद पहला आदमी है जो सिल्क की कपड़े पर चल रहा बीजेपी वाले नोटबंदी में पूरे देश में अपना कार्यालय बस नहीं चला, पूरे देश में अपना कार्यालय बीजेपी ने बना लिया। और एक चीज कहना चाहता हूँ, तो आप दोनों का मैं सपोर्ट करता हूँ। थोड़ा साइड में रख दीजिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि एक काम हमारी सब सरकारों ने फेल किया। ये 40% लोग दिल्ली में अभी भी ऐसी कंडीशन में रहते हैं जो कि हापड़ की गलियों से भी वर्स्ट कंडीशन है। सही बात है। उनको पानी ट्यूबवेल से निकालना, पंप से निकालना पड़ता है, या पानी के टैंकर आते हैं। बिजली उनको भीख मांग के लेनी पड़ती है, बहुत सारों को कनेक्शन नहीं मिलते क्योंकि उनके पास वो नहीं है।
सो कॉल्ड अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, वो ऑथराइज हो गई। उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुई वहाँ? ऑथराइज अब नहीं हुई है, यही सवाल है। आपकी इतनी कॉलोनी ऑथराइज हो गई, कहाँ हुई है? नहीं वो अब 1700 लगभग 50 साढ़े 1700 कॉलोनियों को आज भी कोई आपने केंद्र सरकार उसको नहीं कर स्कूल बना दिया, एक स्कूल बना दिया जिस स्कूल में साइंस की स्टडी नहीं होती, साइंस पढ़ाई नहीं जाती, सिर्फ आर्ट्स पढ़ाया जाता है, तो ये स्कूल है क्या? सर और दिल्ली के 80% स्कूलों में साइंस और मैथ्स के टीचर नहीं है, सिर्फ फर्जीवाड़ा है। तो मैं इस चीज को नहीं कह रहा हूँ कि फेलियर गवर्नमेंट की है, ये फेलियर ब्यूरोक्रेसी की भी है। जो भी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है, जो भी सेक्रेटरी एजुकेशन है, उनकी बहुत बड़ी फेलियर है ये कि आप ये चीज अभी तक कर नहीं पाए। गवर्नमेंट ने तो आपके लिए बिल्डिंग बना दी, उस बिल्डिंग के अंदर जरा प्रॉपर एजुकेशन भी तो दीजिए। अब आपको मैं किसी से कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ कि अगर एक चीफ सेक्रेटरी को मार पड़ती है चीफ मिनिस्टर के घर में, तो ब्यूरोक्रेसी क्या उस गवर्नमेंट की बात मानेगी? इस विषय में मैं इस विषय में मैं जरूर बोलूंगा, क्यों ना बोलूं, इस इश्यू में मैं बोलूंगा सब क्योंकि से ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, क्योंकि मैं उसके रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। इस समय ऐसी हालत है कि सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर के घर में जाने को तैयार। मेरा आपसे निवेदन है, ये मैं आपको फर्स्ट हैंड रिपोर्ट मेरा आपसे निवेदन है, सीनियर सेक्रेटरी भी 4 दिन की बात सुनिए, वही बोलेंगे। अगर आपकी ब्यूरोक्रेसी और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स इस तरीके से डिसइल्यूजन्ड है, तो आपकी गवर्नमेंट ओवरऑल डिलीवरी क्या करेगी? ठीक है, तो सबसे पहला काम फर्स्ट नंबर 1 ये होना चाहिए कि किस तरीके से गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी मिल के चले, उन पे रोब नहीं, हर को सस्पेंड कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगा, मैं उसको कर दूंगा। पावर तो आपकी देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। ठीक है सर। तो देखिए सर, ऐसा है जो बात आप कह रहे हैं सर, जो सरकार जैसा कि आप जानते हैं कि ये एआई का जमाना है और हमारी एआई होस्ट सना के मन में भी एक सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आपकी एआई होस्ट सना। मैं यहां पर बैठे सभी लोगों से ये सवाल करना चाहती हूं कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और छोटी पार्टियां किसको नुकसान पहुंचाएंगी? देखिए, मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस पार्टी छोटी पार्टी तो अब हम कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी या सिर्फ बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी, ऐसा होता नहीं। दोनों पार्टीज को वो नुकसान पहुंचाएगी अगर कांग्रेस पार्टी या दूसरी छोटी पार्टियां दिल्ली के अंदर अगर बेहतर परफॉर्मेंस करती हैं तो। देखिए, सीधा है, यहाँ 2 धाराओं के बीच में लड़ाई है। अब ये लड़ाई जो है सच और झूठ की है, ये लड़ाई गरीबी अमीरी की है, ये लड़ाई शिक्षा स्वास्थ्य वेतन, ये सरकार के जुमलेबाजी के खिलाफ है। जनता के मन में जो जनता ने माइंडसेट जनता का हो जाता है कि हमें इसको वोट करना है, ये सरकार बनानी है, ये सरकार हटानी है, तो जनता उस अनुसार से वोट करती है। अब वोट काटने का काम तो कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ता ही है, इससे इनकार भी कोई नहीं कर सकता है कि एकदम असर नहीं पड़ेगा। तो किस तरफ असर ज्यादा पड़ता है, अभी तो चुनाव में समय है, जैसे जैसे दिन और बीतेगा इसके बाद क्लियर पिक्चर और सामने आएगा कि क्या हो रहा है। अभी ये स्पष्ट दिख रहा है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं बनने जा रही है, गैर भाजपा सरकार यहां बनेगी, ये तय है। देखिए, जो यहाँ क्वेश्चन आया है दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और छोटी पार्टियां, तो छोटी पार्टियां तो आ गई थी, टीएमसी और कौन कौन अभी सपोर्ट भी इनको कर दी है, पर कांग्रेस यहां 15 साल तक राज की है। दिल्ली में हम तीसरी बड़ी फोर्स है और इस बार हम चुनाव में पहली फोर्स बनने की तैयारी में है। जिस तरह इन लोगों ने बड़े मदारी और छोटे मदारी ने दिल्ली वासियों को पिछले 10 साल में झूठ सिर्फ परोसा है, शब्दजाल दिखाया है, उससे जनता यहां परेशान है। चाहे जमुना मां की सफाई की बात हो, छठ मैया के घाट पर डुबकी लगाने की बात हो, या सांसों पर जिस तरह से प्रतिबंध लगा है, इन सारे मुद्दों पर जनता यहां पे दिल्ली की जनता दिल्ली के हित में शीला जी के विकास की संकल्पना को आगे बढ़ाना चाहती है। देखिए, सना का सवाल है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस किसको नुकसान पहुंचाएगी? जिसको फायदा पहुंचाया था भाई 2013 में फायदा आम आदमी पार्टी को किसने पहुंचाया था? इन्होंने पहुंचाया था। इनकी चीफ मिनिस्टर को गाली दी, शीला दीक्षित जी को गाली दी, शीला दीक्षित जी के कुत्ते के खाने तक के लिए आरटीआई लगाई, उनको अय्याश तक बताया, 15-15 चीज पर सवाल उठाए, उनके रहने पर सवाल उठाए, उनके कारों पर कैवलकेड पर सवाल उठाए, उनकी हर चीज पर सवाल उठाए। और जब उनकी सीटें आ गई तो फट से जाकर कांग्रेस वाले उनकी गोद में पहुंच गए। तो फायदा किसको हुआ? आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से हुआ। तो जिसने फायदा पहुंचाया था
उसी को नुकसान पहुंचाएगी। बहुत सीधी सी बात है। और जहां तक बात फायदे और नुकसान की है, मैं फिर से कहता हूं, ये नूरा कुश्ती है, कुछ नहीं है। लड़ रहे होते, एक आदमी ने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है, और 2 दिन बाद उसका भेद खोलूंगा। कहां है अजय माकन? समझ में नहीं आ रहा, दिल्ली में भी है या ऐसा ना हो सीमा पार कर गए हो। अभी मैं देख रहा था संदीप दीक्षित जी बेचारे अकेले जाकर फ्लैट घूम रहे, अकेले। अरे राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल से इतने डर गए कि चुनाव भी नहीं लड़ रहे। अरे चुनाव तो लड़ो, हार जीत तो अलग बात होगी। कांग्रेस को इस बार कोई नुकसान नहीं होगा, जहां कांग्रेस थी वहीं होगी। लेकिन यहां पर मैं दिल्ली की जनता के लिए 2 मॉडल है। दिल्ली की जनता 2 सरकारों को टैक्स देती है। केंद्र सरकार को लगभग 3 लाख करोड़ रुपया देती है और राज्य सरकार को लगभग 70,000 करोड़ देती है। और दिल्ली की जनता इस बात की मूल्यांकन कर रही है कि उसको 3 लाख करोड़ रुपया जो टैक्स के रूप में केंद्र सरकार को देती है, उसके बदले में उसे क्या मिलता है। और काम की राजनीति अगर कोई दिल्ली में किया है, देश में किसी ने करके दिखाया है, तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। और देश के अंदर में कोई काम के नाम पर वोट मांगता है तो अरविंद केजरीवाल जी मांगते हैं। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि कांग्रेस जहां थी वहीं है, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। और पूरा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी का है। अगर शीला दीक्षित की परफॉर्मेंस, उस पीरियड की परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया जाता है प्रॉपरली कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस को वो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जो इनकी इलेक्शन, पहली इलेक्शन हुई थी या पिछली इलेक्शन हुई है जिसमें इनकी एक भी सीट नहीं आई, वो एक अनफेयर असेसमेंट थी पार्टी की। पार्टी ने कम से कम उस 15 साल जो दिल्ली को रूल किया, इतना क्यों प्रोग्रेस हुई है उस पीरियड में? इसलिए नहीं हुई कि फ्री बीज दी गई, कोई भी फ्री चीज नहीं थी। हर चीज में, बिजली में थोड़ा सा कंसेशन जरूर था, जो कम बिजली इस्तेमाल करते थे, पर फ्री नहीं होती थी। कोई चीज फ्री नहीं थी। पानी फ्री नहीं था। पानी कितना इंप्रूव हुआ? बिजली तो बिल्कुल नहीं 100% उस पीरियड में हुई, क्योंकि प्राइवेटाइज कर दी गई। और डिफिकल्ट डिसीजंस मैडम ने ली। क्यों ली? क्योंकि उनकी जो पहले तो मेट्रो बना क्योंकि वाजपेयी जी के साथ बहुत अच्छा इक्वेशन थी। और बाकी इतना सड़कें बन गई, इतने ये बन गए, इतना पैसा कहाँ से आया? डीडीए से आया। डीडीए का पैसा क्यों आया? क्योंकि इनकी एलजी के साथ इक्वेशन अच्छी थी। तो ये लेसन लर्न करना चाहिए। मैं कहूँगा, मेरे जूनियर थे केजरीवाल साहब खड़गपुर में, मैं भी खड़गपुर का हूँ, मेरे बाद में पढ़े, हम सेम हॉस्टल में रहते थे। अच्छा। एक उनको अगर लेसन लेना है तो वो ये ले कि इक्वेशंस इंप्रूव करो। अब बारी है फोटो राउंड की। इसमें हम आपको बारी बारी से 2 तस्वीरें दिखाएंगे। आपको उन तस्वीरों पर एक एक लाइन बोलकर क्लोजिंग कमेंट देना है। पहली तस्वीर, चुनावी हिंदू वर्सेस चुनावी मुसलमान पर घमासान। शुरुआत कीजिए सर। मुझे लगता है कि दिल्ली का जो वोटर है बहुत समझदार है। ना तो चुनावी हिंदू पर वोट देने वाला, ना वो चुनावी मुसलमान पे वोट देने वाला। रोटी कपड़ा मकान पे वोट देगा और जो दिल्ली के लिए काम करेगा उसके लिए वोट देगा। देखिए, हिंदू मुसलमान की राजनीति की शुरुआत देश में, हिंदुस्तान में बीजेपी ने की है। अब हिंदू और मुसलमान से सब लोग परेशान है। इस मुद्दे से जनता का कोई लेना देना नहीं है। आपस में जो भाईचारा, प्रेम, शांति, सद्भावना है, यही देश की, हिंदुस्तान की खूबसूरती है। इसमें जिन्होंने आग लगाई है उनको ये सबसे अब कोई फायदा बीजेपी को नहीं होने वाला है। इसलिए ये सब बीजेपी हर चुनाव में जहां जहां आप देखेंगे वहां वहां उनको सिर्फ हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, भारत, पाकिस्तान यही याद आते हैं। इसलिए ये सब मुद्दे अब चलने वाले नहीं हैं। दिल्ली, ठीक कहा आपने, दिल्ली के वोटर, मतदाता समझदार हैं और वो अपना भविष्य चुनेंगे, सही देखकर सही निर्णय लेंगे। न हिंदू न मुसलमान वाली बात है। यहाँ देश की संस्कृति जो है धर्मनिरपेक्ष चरित्र है। भारत के संविधान में वर्णित जो समानता का अधिकार है, सबको राइट्स मिले, चाहे जीने का अधिकार हो, चाहे खाने का अधिकार हो, चाहे स्वच्छ हवा और पानी पीने का अधिकार हो, इस पर जिन लोगों ने प्रतिबंध लगाया है उनको जनता इस बार प्रतिबंधित करेगी। और ये जो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और 80-20 और चर्बी गर्बी जो लोग करते थे, उनका भी 240 में आकर के सिमट दी, जनता समझा दी है। और ये बड़ा अच्छा फोटो आपने लगाया है, तस्वीर तो गजब है ये चुनावी हिंदू का। इस पर टोपी लगा देते तो और अच्छा रहता। अरविंद केजरीवाल दुनिया को टोपी लगाते हैं, इस पर भी टोपी लगना चाहिए। वो अरविंद केजरीवाल की इस तस्वीर पे वो शेर है कि वो गिरा तो ऐसे गिरा कि गिरते हुए को गिरते हुए देखने वालों ने गिरते हुए कहा कि भाई इतना भी नहीं गिरना था।
जो आदमी राम मंदिर पे उसकी नानी राम मंदिर बनने नहीं देती थी, मनीष सिसोदिया कहते थे वहां पर यूनिवर्सिटी बना दो, वो कहते थे कि वक्फ की लैंड है जहां पर अंबानी का घर है उसको भी गिरवा दूंगा, वक्फ के पैसे पे कोई कमी नहीं आएगी। इसके अलावा जितने भी बयान हैं वो सारे हिंदू विरोधी, और आज जिस तरीके से बातें करते हैं, मैं कहता हूं जनता देख रही है और प्रदेश के सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन इतना तय है कितने भी चुनावी हिंदू बन जाओ, कितने भी झूठे वादे कर लो, जनता जवाब दे देगी। इस बार बहुत हो गई मार। इधर भी एक टोपी है। जनता देख रही है कि जब से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में ये कहा है कि हम पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपया महीना सम्मान राशि देंगे, क्योंकि भाजपा के पेट में जो दर्द है, ये दर्द आप महसूस कर सकते हो। इतना दर्द बढ़ गया है, इतना दर्द बढ़ गया है, क्योंकि अब 20 राज्यों में जहां इनकी सरकारें हैं, जहां ये लोग हिंदू हिंदू करते थे, अब वो सब लोग भी कह रहे हैं कि जब केजरीवाल दिल्ली के पुजारी ग्रंथियों को दे सकता है तो तुम क्यों नहीं दे सकते हो। इसीलिए ये बौखलाहट है, इसीलिए ये तिलमिलाहट है, क्योंकि ये खुद तो कर नहीं सकते, आज कोई कर रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। और अभी आशुतोष जी, ये स्टेटमेंट देने से पहले ये भी सोच लेना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज अलाउ करती है कि नहीं करती। स्टेटमेंट देना आसान है, बाद में जब इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो फिर ब्यूरोक्रेसी को ब्लेम करेंगे। तो ये चीज एग्जामिन नहीं कही। मैं ये कहूंगा कि इस कंट्री में एक ट्रेजिक चीज हुई है कि काफी कम्युनल पॉलिटिक्स बढ़ गई है और कम्युनल बेसिस पे वोटिंग भी शुरू हो गई है, क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ऐसी है जो एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट कभी नहीं देगी, अब कुछ भी कर लीजिए। तो रिजल्ट ये हो गया है कि ये जो डिवाइड हो रहा है जी, ये एक ट्रेजिक है हमारी कंट्री के लिए, और हमारे हर पॉलिटिशियन को चाहिए है कि इसको दबाने की कोशिश करे और बढ़ाए नहीं आगे। दूसरी तस्वीर, महाकुंभ में मुसलमानों की नो एंट्री। हिंदुस्तान की तस्वीर है, वो तो हिंदू मुसलमान के परे की तस्वीर है। हम तो ये बार बार कहते हैं कि न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। किसी का भी धर्म स्थल हो, कहीं भी हो, सबको जाने की इजाजत होनी चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान की पहचान है दुनिया में, कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसलिए कहते हैं कि यहाँ जो बापू गांधी जी, राष्ट्रपिता गांधी जी ने कहा है, उसी के रास्ते पर ये देश चलेगा। सभी धर्मों का यहाँ सम्मान होना चाहिए। हम एक दूसरे के पर्व त्योहारों में, एक दूसरे के धर्म के धार्मिक आयोजनों में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, हाथ बटाते हैं। तो ये संस्कृति जो हमारी है ये कायम रहनी चाहिए, ये बची रहनी चाहिए। यही हम सबसे अपील करेंगे। इस तरह से देश को ही नुकसान होगा, आने वाली पीढ़ी को इसका नुकसान उठाना होगा। ये तस्वीर दिखा रही है कि सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम की जो परिकल्पना हमारे संवैधानिक संरचना में है और जो हमारी परंपरा रही है, सनातन परंपरा, जिसको सदैव बड़ा दिल दिखाता है, हमारा दिल बड़ा है, हम सभी को आने दें, सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी संस्कृति के लोग आकर देखें कि हमारी विराटता कितनी, हमारी विशालता कितनी, हम में समरसता कितनी है और सौहार्दपूर्ण जीवन जीने में हम कितना भरोसा करते हैं। तभी तो हमारी महानता सुदृढ़ होगी। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार अपने धर्म को संकुचित दायरे में देखते हैं, और संकुचित दायरे में देखने वाले को ये तस्वीर भी समझना चाहिए कि ये तस्वीर भारत की तस्वीर नहीं, ये तस्वीर कट्टरता की तस्वीर नहीं बननी चाहिए, भारत की सनातनी परंपरा की तस्वीर बननी चाहिए। जो हिंदुस्तान के संविधान में विश्वास रखता है और सनातन के प्रति अपना सम्मान रखता है, वो कुंभ में आ सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन पिछले कुछ समय में जिस तरह की तस्वीरें इस देश में निकलकर आई हैं, वो भी किसी से छुपी नहीं है। जितने सारे वीडियोस निकलकर आए हैं वो भी किसी से छुपे नहीं है। जिस तरीके से लगातार कट्टरता के स्तर पर जाकर लोगों ने खाने की चीजों में क्या क्या मिलाई है, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं इन चीजों पर लगाम लगने की जरूर आवश्यकता है। परंतु अगर आप संविधान मानते हैं और सनातन के प्रति अपना सम्मान रखते हैं, आप जरूर आ सकते हैं। ये हिंदू धर्म में हिंदुस्तानियों का इतना बड़ा समागम है जहां पर किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, इवन नेशनैलिटी का कोई लेना देना नहीं है। अगर स्टीव जॉब्स की धर्मपत्नी वहां पर आ रही हैं और वहां पर रहकर साध्वी की तरह रहेंगी और लंबे समय तक रहेंगी, तो कोई भी आ सकता है। लेकिन आपकी मानसिकता और सनातन के प्रति आपका सम्मान होना बेहद अनिवार्य है। अगर वो नहीं है तो माफ कीजिए, आपका जो मैलिफाइड इंटेंशन है उसको भी जरूर ऑब्जेक्टिफाई किया जाएगा। मुझे लगता है कि किसी को पर्टिकुलरली टारगेट करके इस तरह से बैन करना, ये जो है सो देश की छवि भी खराब करता है। और मुझे लगता है हर चीज से ऊपर इंसानियत होती है, और इंसानियत के नाते इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा सभी धर्म
को एक जैसा मानती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिलकर के रहना चाहिए, भाई भाई मानती है। हमारा संविधान भी मानता है इस चीज को, और हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा इंसानियत को सबसे ऊपर रख करके काम करती है। और मुझे लगता है एकदम गलत है कि किसी चीज को पर्टिकुलरली टारगेट करके और कहीं पर रिस्ट्रिक्ट करना। पॉलिटिशियंस को छोड़ दीजिए, पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए, जो हमारी आम जनता है वो कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। आम हिंदुओं के घर मुसलमान आते हैं, हिंदू मुसलमानों के घर हिंदू जाते हैं, क्रिश्चियंस के पास फ्रेंडशिप है, अच्छी फ्रेंडशिप है। वो सिर्फ ये नहीं होता कि हिंदू हिंदू की फ्रेंडशिप होगी, मुसलमान की मुसलमान के साथ होगी। फॉर्चुनेटली हमारी कंट्री की जो पब्लिक है वो कॉम्युनल नहीं है, और अगर पॉलिटिकल पार्टीज उनको कॉम्युनल बनाती हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। आप सभी वक्ताओं ने चर्चा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद भैया। बिग बॉस टाइप कॉन्सेप्ट कोई नहीं लोग यार, हमको बताओ, हमको नहीं दे रहे हैं। अच्छा सर, आपका बहुत ही